हम याद तो पहले काफी पहले कर चुके हैं। आपने देखा था, मैं यदि उस समय के प्रशासनिक ढांचे की बात करूं कि जिस समय 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में होती है, राजस्थान के संदर्भ में होती है, तो आप लोगों ने नोटिस किया था कि क्रांति का आगाज, क्रांति का आरंभ राजस्थान के अंदर आपने देखा कि 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को धर्मेंद्र, प्रियंका, विजेंद्र एंड सुमित्रा नमस्कार को कहां से होता है? आप लोगों ने नोटिस किया था इसको नसीराबाद छावनी से। अब मैं सारी बातें राजस्थान की ले रहा हूँ। नसीराबाद छावनी से, और कौन सी टुकड़ी के द्वारा? 15वीं NI टुकड़ी के द्वारा। दोबारा मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ कि ये जो क्लास चल रही है, ये 57 की क्रांति प्रारंभ होने से पहले जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो स्मरणीय तथ्य या टारगेट फैक्ट्स होते हैं, उन्हें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय मौजूद था, समकालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जब ये क्रांति भड़की, उनका नाम है, ये बात भी याद रखिएगा, पामस्टन। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप साथ के साथ कविता नमस्कार, साथ के साथ चीजों को लिखते रहें। पामस्टन, जो सेनापति यानी कि जिसे आप कहते हैं कमांडर इन चीफ, जो व्यक्ति कमांडर इन चीफ या ब्रिटिश सेनापति था जिस समय क्रांति भड़की, उसका नाम था एनसन। याद रखिएगा, एनसन के पश्चात, जब एनसन एक काफी वृद्धावस्था का व्यक्ति, निष्क्रिय व्यक्ति था, तो उसके पश्चात जो व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त किया जाता है ब्रिटिश सेना नायक के रूप में, उसका नाम था कैंपबेल। और कैंपबेल ने उस जमाने में कई जगह की, कई स्थानों की जो क्रांति थी, उन्हें समाप्त किया था। जिस समय क्रांति हुई उस समय, ये बात भी याद रखिएगा, जिस समय क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, समकालीन भारत का गवर्नर जनरल था, ये बात भी आप लोगों को जानकारी है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है साहब, लॉर्ड कैनिंग, आपको मालूम है इसका शासनकाल है 1856 से लेकर 1862। कल मुझसे गलती हुई थी, 1800 जो मेरवाड़ा बटालियन थी वो 1835 में उसकी स्थापना हुई थी। पिछली क्लास में मुझसे ये लिख भी दिया था मैंने गलती से, और मैंने बोल भी दिया था, उससे मैं आज करेक्ट कर दूंगा। जिस समय क्रांति भड़की उस समय AGGR का मतलब क्या होता है साहब? कि राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको इसका आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रखिएगा, उस समय गवर्नर जनरल था। क्रांति के समय राजस्थान का कमिश्नर कौन नियुक्त था? यह भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का कमिश्नर, तो याद रखिएगा, राजस्थान का कमिश्नर था मिस्टर कॉल्विन। कॉल्विन, अब दोबारा फिर बात निकल कर ये सामने आती है कि कॉल्विन का कमिश्नर का मुख्यालय कहां पर था? तो कमिश्नर का मुख्यालय कहां पर स्थित था? अजमेर में। AGGR की जो बात है, ये बात याद रखिएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इस समय, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है उस समय कि जो मुख्यालय अजमेर में स्थापित हुआ, जो मुख्यालय अपना यहाँ पर अजमेर में स्थापित होता है। तो अब जब हम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एक बात को और समझना होगा, एक बात को और याद रखना होगा कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो AGG है, आप याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं मैं, AGG की प्रथम नियुक्ति 1832 ईस्वी में ये पद सृजित हुआ था। अजमेर में इसका शुरुआत में मुख्यालय रखा गया था। इसको 13 तोपों की सलामी प्राप्त होती थी, 13 तोपों की सलामी प्राप्त होती थी। और AGG से ऊपर राजस्थान की मात्र 3 रियासतें थी, और उन 3 रियासतों के नरेशों का कद था, मात्र 3 रियासतें
इस बात को बेहद गंभीरता से आप लोग समझ लीजिएगा। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये 3 रियासतें, 3 रियासतों के जो नरेश थे, इनका कद जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर, इनका कद एजीजी से ऊपर था। आपको मालूम है कि एजीजी का जो मुख्यालय था वो 1845 में माउंट आबू के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था एज ए, जिसको हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन एक राजधानी के रूप में। चूंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में यहाँ पर इसे नियुक्त कर दिया गया। जिस समय क्रांति भड़की, आप लोगों को मालूम है कि उस समय, जिस समय क्रांति होती है, उस समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी, ये बात भी आपने देखा था। तो कुल सैनिक छावनियां थी आपके सामने 6। एक बार आप सभी लोग मुझे इन 6 सैनिक छावनियों के, या तेजी से नाम लिखिएगा, इन 6 सैनिक छावनियों के जितनी जल्दी हो सके मुझे एक बार नाम लिखिएगा, ताकि हम फिर उन्हें तेजी से रिपीट कर सकें। उसके बाद मैं बताऊंगा जो कल तक आप लोगों ने देख लिया था, कि इन 6 सैनिक छावनियों के अंदर, इन 6 सैनिक छावनियों के अंदर किस किस की अ, क्या बोलते हैं इसको, अपने मतलब कौन कौन सी टुकड़ियां यहाँ पर नियुक्त थी। अच्छा, ये एक मैसेज है मेरे पास सुमित्रा का। सुमित्रा, आपने जो बात लिखी है भैया कि कॉलिन नहीं था, कि आप याद रखिएगा, पहला जो, हाँ विजन, पहला जो कमांडर इन चीफ था वो सॉरी, एंसन था। कैंपबेल का पूरा नाम है कॉल्विन कैंपबेल। इस बात को याद रखिएगा। आपको जो गलतफहमी हुई ना, वो इसलिए हुई है, इसका पूरा नाम था कॉल्विन कैंपबेल। एग्जैक्ट। तो आप यूं गलत नहीं है, लेकिन आपका आंसर यूं गलत है कि आप कैंपबेल को पहचान नहीं पाई। तो कुल 6 सैनिक छावनियां हमें नजर आती हैं। अब ये 6 सैनिक छावनियां, मैं क्रमशः एक एक बात को बहुत विस्तार से लिख रहा हूं, तो अब आपको चाहिए कि आज के बाद फिर आप कभी इस अध्याय को भूले नहीं। देखो, पहले नंबर पर नसीराबाद है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है नीमच। तो जो क्रांति क्रांति जिस छावनी से भड़की, मैं उसी क्रम को ले रहा हूं। तीसरे नंबर पर जो क्रम है वो है देवली, और चौथे नंबर पर जो क्रम है वो है एरिनपुरा। ये तो वो सैनिक छावनियां हैं जहां पर क्रांति का आगाज हुआ है। अब वो दो सैनिक छावनियां मैं ले रहा हूं जहां पर रेड मार्क से, जहां पर क्रांति नहीं भड़की, उनमें एक तो है ब्यावर, और साहब एक है खैरवाड़ा। याद है। अब नसीराबाद में पहले नंबर पर, आप जानते हो नसीराबाद में क्रांति भड़की 28 मई 1857 को। राइट। यहाँ पर नीमच में क्रांति भड़की 3 जून 1857 को। देवली में 4-5 जून 1857 को। एरिनपुरा में कालांतर में जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी थी, लेकिन जोधपुर लीजियन टुकड़ी ने छावनी के अंदर विद्रोह नहीं किया था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अब आगे देखिएगा। नसीराबाद सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली छावनी थी। कौन सी साहब? नसीराबाद। अब आप ये भी देखिएगा कि नसीराबाद के अंदर कौन कौन सी टुकड़ियां नियुक्त थी। तो यहाँ पर नसीराबाद में एक तो 15वीं प्लस 30वीं NI टुकड़ी। याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं तो अब ये गड़बड़ ना हो। और दूसरी बात, यहाँ पर एक टुकड़ी और थी, बंगाल कैवलरी टुकड़ी। इस बात को याद रखिएगा। 15वीं जो टुकड़ी थी, इसमें अधिकांश जो सैनिक थे वो बंगाली थे। नीमच के अंदर 7वीं नेट इन्फेंट्री कंटिंजेंट, 7वीं इन्फेंट्री कंटिंजेंट प्लस बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी, बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी, ये टुकड़ी थी। देवली के अंदर कोटा कंटिंजेंट,
एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन टुकड़ी। यदि मैं ब्यावर की और खेरवाड़ा की बात करूं तो ब्यावर में आपको नजर आता है मेरवाड़ा बटालियन और खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ प्लस कोटड़ा भील कोर। कुछ प्रमुख टुकड़ियों को, ये बात भी याद रखिएगा, कुछ प्रमुख टुकड़ियों को मैं अब आपके सामने इनकी स्थापना का क्या क्रम है, मैंने आपको एक पिक्चर सेंड की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने उस पिक्चर को देखा होगा। सुमन, सुमित्रा, कल जो बात आई थी कि 30 सैनिक इन छावनियों में थे, मैंने काफी ऑथेंटिक बुक का एक पिक्चर आपके सामने आज एप्लीकेशन पर लगाया था कि 6 सैनिक छावनियों में एक भी यूरोपीय सैनिक मौजूद नहीं था। अब ये जो क्रम आपके सामने आया है, अब आपको ये देखना है कि असल में इन क्रांतियों का क्रम तो मैंने आपके सामने ले ही लिया है। ठीक है साहब। अब आप देखिएगा 1835 के अंदर शेखावाटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन, टुकड़ी। 1835 से यार 53 नहीं है, फिर मुझसे दोबारा गलती हो रही है। और जोधपुर और मेरवाड़ा बटालियन, इन टुकड़ियों की नियुक्ति होती है। जबकि यदि बात की जाए 1841, तो इसमें एक तो मेवाड़ भील कोर एवं कोटड़ा भील कोर, मेवाड़ भील कोर एवं कोटड़ा भील कोर, याद रखिए। नेक्स्ट, आगे अपन देखते हैं बहुत अच्छे से। एक बार यहाँ तक का पूरा मैटर आप लोग ढंग से देख लीजिए, पहले यहाँ तक का मैटर को अच्छे से देख लीजिए और मुझे कंफर्म करिएगा कि यहाँ तक की सारी बात आपको ढंग से समझ में आई है या नहीं आई है। एक बार सभी लोग इस बात को ढंग से देखिएगा। सुमित्रा, एक कमेंट आपका ये 21 सितंबर आपने क्या लिखा है सुमित्रा? सुमित्रा, 21 सितंबर क्या लिखा है भैया आपने? और आपने 21 सितंबर कहाँ से पढ़ा, जरा मुझे ये इस बात का भी जवाब दीजिएगा। 21 सितंबर आपने किसके संदर्भ में लिखा है? और 21 सितंबर क्या बोलते हैं अपने, आपने कहाँ से पढ़ा है? एरिनपुरा। ओहो, राइट। पता नहीं, बस याद था। तो मैडम यदि याद था ना तो आज आज से भूल जाना। यदि आपको याद था तो अब से भूल जाना। जरा गौर करिएगा मैम, आपके अनुसार 21 सितंबर 1857 को एरिनपुरा की जोधपुर लीजियन टुकड़ी ने विद्रोह किया। चलो मान लिया। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा आदरणीय मैम कि आउवा में क्रांति का आगाज 8 सितंबर को हो चुका था और 8 सितंबर को जोधपुर लीजियन टुकड़ी, विद्रोही जोधपुर लीजियन टुकड़ी ने आउवा दुर्ग के ठाकुर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था। तो मैम या तो बिथोड़ा युद्ध की जो डेट है उसको आगे सरकाओ,
या जोधपुर लीजन टुकड़ी का जो विद्रोह की जो तारीख है उसे थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ, दोनों में से एक काम करो। इसलिए 21 सितंबर यदि आपको याद है तो भूल जाना, वरना दिक्कत पैदा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाऊं। यदि आप लोगों ने यहां तक का मैटर समझ लिया हो तो क्या मैं आगे बढ़ूं? जी बिजेंद्र। मैंने देखा कि चूंकि क्रांति का निर्धारित दिवस 31 मई 1857 था और क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो यहाँ पर भी यही था, कमल और चपाती। याद रखिएगा, कमल एवं चपाती। जो तात्कालिक कारण था वो हम पहले ही बोल चुके हैं कि एनफील्ड राइफल के अंदर जो सैनिकों ने को जो गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए जो दिया जाता था उससे इनकार कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखिएगा। इस दौरान जो सबसे प्रसिद्ध नारा राजस्थान में गूंजा वो था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अच्छा ये नारा, ये बात भी याद रखना, ये जो नारा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इसके संदर्भ में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात हमारे सामने निकलकर सामने आती है। और जनाब ये बात क्या है इसको भी देखिएगा। इस बात का संबंध असल में जोधपुर लीजियन टुकड़ी के साथ है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो संबंध है वो याद रखिएगा जोधपुर लीजियन टुकड़ी के साथ है। ठीक साहब। अभी जोधपुर लीजियन टुकड़ी के साथ इसका संबंध कैसे निकलता है? असल में जोधपुर लीजियन टुकड़ी के दफेदार सूबेदार शीतल प्रसाद एवं दफेदार मोती खां इनके द्वारा शीतल प्रसाद और मोती खां इनके द्वारा ये नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और जब ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में फिर इन्हें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा, ये बात भी याद रखिएगा कि इन्हें फिर बाद में शरण दी गई थी। एक बात ये भी हो गई। ये बात भी याद रखना, क्योंकि मैं सारी बात अब राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। राजस्थान राजस्थान में क्रांति का पहला शहीद, याद रखिएगा, राजस्थान में क्रांति का पहला शहीद था अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया। अब आप याद रखिएगा जो अमरचंद बाठिया है असल में ये बीकानेर का मूल निवासी था, व्यापारी था। और कहा जाता है कि इस बंदे ने ग्वालियर के अंदर अपनी संपूर्ण संपत्ति नाना साहिब तात्या टोपे को, कुछ पुस्तकें लक्ष्मीबाई की बात करती है, पूरी संपत्ति नाना साहब तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को दान में दे दी थी कि आप इस संपत्ति से हथियार खरीदिए और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाइए। तो अंग्रेजों की नजर में अमरचंद बाठिया, जिसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्रांति का राजस्थान में मंगल पांडे प्लस क्रांति का भामाशाह, इस अमरचंद बाठिया को ही बोला गया है। और इसी आरोप में इसको 22 जुलाई 1858 के दिन अमरचंद बाठिया को साहब ग्वालियर के अंदर सार्वजनिक तौर पर फांसी दे दी गई थी। तो ग्वालियर में अमरचंद बाठिया, इस बात को याद रखिएगा। कहा जाता है कि ये व्यापारी भी था और यह भी कहा जाता है कि सिंधिया परिवार का वित्त सचिव था, जिसने संपूर्ण संपत्ति लक्ष्मीबाई, नाना साहब, संभवतः तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, इनको दे दी थी। इसी राष्ट्रद्रोह के आरोप में इस व्यक्ति को
फांसी दे दी गई है। सुमित्रा, मैंने आपको सारी बात समझा दी भैया, उसके बाद भी यदि आप इस तरह का कमेंट कर रही हो तो फिर मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए। मैं वैसे भी राजस्थान इतिहास में पागल हो चुका हूँ लोगों को समझाते समझाते कि भैया अधिकांश तो लोग बाग मुझे नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। अब आपके हाथ में कि आप क्या मानती हो, राइट। 8 सितंबर को ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर रही हैं, मुझे नहीं पता 21 सितंबर फिर आप क्यों साथ में लेकर चल रहे हो, बाकी फिर आपकी इच्छा है। तो 22 जुलाई 1858 को इस प्रकार से फिर ग्वालियर में इसको फांसी दे दी जाती है। तो क्रांति का भामाशाह, 57 की क्रांति में मंगल पांडे जो बोला गया राजस्थान का, वो है अमरचंद भाटिया। ठीक है साहब, थोड़ा अपन और आगे बढ़ते हैं, अपने मैटर को और आगे लेकर आते हैं तो संभवतः आप लोग समझोगे। अच्छा, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको भैया जी यहाँ समझा दूं ताकि फिर जिंदगी में कभी आपको इस तरह का नाटक का सामना नहीं करना पड़े। एक नोट लगा के मैं लिख रहा हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान में क्रांति का राजस्थान में क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया है, लेकिन राजस्थान में जन आंदोलन के दौरान, जन आंदोलन जिसको आप स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, जन आंदोलन अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन। तो याद रखिएगा, जन आंदोलन अथवा स्वतंत्रता आंदोलन के राजस्थान में, यानी कि क्रांति के बाद एकीकरण तक जो जन आंदोलन चला अंग्रेजी हुकूमत के प्रति, उसका जो भामाशाह था वो अलग है। वो भामाशाह है सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी जो कि ब्यावर के रहने वाले थे। अब आप सोचिएगा कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आती है। ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में भामाशाह अमरचंद भाटिया, लेकिन जन आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भामाशाह हैं उनका नाम हमारे सामने क्या आता है, याद रखिएगा इस बात को, दामोदर दास राठी। इस पूरी स्क्रीन को ढंग से एक बार देखो, समझो और मुझे बताओ, एक बार ठीक से देखते हुए। एक बार पूरी स्क्रीन को ढंग से देख लो, समझ लो, काफी महत्वपूर्ण सी जानकारियां मैंने आपको दी हैं। फिर अपन अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे। सुमन, राम, प्रियंका, पढ़ लिया भैया ढंग से? चलिए, सो नेक्स्ट मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं। यदि राजस्थान में इस क्रांति के दौरान यदि मैं बात करूं कि क्रांति की देवी किसे बोला गया है, क्रांति की देवी, जिसने विद्रोही सैनिकों के मध्य या जनता के मध्य एक आत्मविश्वास का संचार किया, तो क्रांति की देवी बोला गया है असल में सुगाली माता को। सुगाली माता, सच्ची बात है कि सुगाली माता असल में जो आउवा ठाकुर थी, जो आउवा ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उसकी ये आउवा राजघराने की ये कुल देवी थी।
आवा ठिकाने की ये असल में कुल देवी थी। क्लियर है? ये बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि मैं अपन बात करें थोड़ा सा और, एकमात्र राजपूत नरेश ब्रिटिश एवं विद्रोहियों दोनों ही पक्षों के प्रति, दोनों ही पक्षों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति भी और विद्रोहियों के प्रति भी, के प्रति तटस्थ भाव रखने वाला, तटस्थ भाव रखने वाला एकमात्र राजपूत नरेश। इसका मतलब जो निकल रहा है वो सिंपल सा ये निकल रहा है कि वो राजपूत नरेश असल में कौन है, जो उदासीन रहा, जिसने न अंग्रेजों का साथ दिया और न ही विद्रोहियों का साथ दिया। तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, बूंदी राम सिंह हाड़ा, बूंदी के नरेश राम सिंह हाड़ा, बूंदी नरेश राम सिंह हाड़ा, जिनके दरबारी साहित्यकार का नाम था, आप लोगों को मालूम है, सूर्यमल मिश्रण। जब सूर्यमल मिश्रण जी ने देखा कि उनका अन्नदाता नरेश तटस्थ रहा है, तभी तो आपने, सूर्यमल मिश्रण ने पीपलिया के ठाकुर फूल सिंह को खत लिखा था। सूर्यमल मिश्रण ने पीपलिया ठाकुर फूल सिंह को 1857 में खत लिखकर, जो राजपूत नरेश और सरदार विद्रोहियों का साथ दे रहे थे उनके प्रति उन्होंने, सूर्यमल मिश्रण ने, जिन्हें वीर रसावतार और राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, उन्हें धिक्कारा था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सी बातें अब आपके सामने निकल रही हैं। आप जानते हो सूर्यमल मिश्रण को राष्ट्रीय कवि एवं वीर रसावतार के नाम से भी जाना गया है। प्रथम नरेश, ये भी याद रखना, इस क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ देने वाला सब प्रथम नरेश कौन था? अंग्रेजों का साथ देने वाला जो प्रथम नरेश था राजपूत नरेशों में, उनका नाम आता है, आप लोग सोचिएगा, कुंभा, सांगा और राणा प्रताप के वंशज, जिनका नाम है महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, इन्होंने, याद रखिएगा, साथ दिया अंग्रेजों का। ये प्रथम नरेश थे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, प्रथम राजपूत नरेश जिसने अंग्रेजों का साथ देने से साफ मना कर दिया, जिसने अंग्रेजों का साथ देने से पूरी तौर पर इनकार कर दिया, याद रखिएगा, वो नवनिर्मित एक रियासत थी शाहपुरा की। और शाहपुरा के राजा धीराज लक्ष्मण सिंह जी, शाहपुरा के राजा धीराज लक्ष्मण सिंह जी ने अंग्रेजों को साथ देने से इनकार करते हुए शाहपुरा दुर्ग के फाटक खोलने से इनकार कर दिया था। ये किस्सा यूं है, जब नीमच छावनी से 40 अंग्रेज भागे और कर्नल मतलब जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन शॉवर्स, जब वो इन अंग्रेजों को लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा था, तो जो राजा धीराज लक्ष्मण सिंह जी थे शाहपुरा के, उनको पैगाम भिजवाया गया और उन्होंने साफ मना कर दिया कि गेट खोलकर इन नालायकों को शरण देने की कोई आवश्यकता नहीं, जिन्होंने हमारे राष्ट्र को पूरी तौर पर बर्बाद कर दिया हो। एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, वो नरेश कौन है राजपूताने का जो बिना अंग्रेजों की सहमति के राज्य की सीमा से बाहर गया, बिना अंग्रेजों की सहमति के राज्य की सीमा से, राज्य की सीमा से बाहर जाकर विद्रोहियों को कुचलने वाला एकमात्र राजा, विद्रोहियों को कुचलने वाला
एकमात्र नरेश बीकानेर का राजा था, जिनका नाम था सरदार सिंह राठौड़। बीकानेर नरेश, याद रखिएगा। सरदार सिंह राठौड़ इन सज्जन का नाम था। नेक्स्ट, यदि प्रश्न आ जाए वो कवि कौन है जिसने राजपूतों का साथ देने वाले अंग्रेजों को धिक्कारा, तो उनका नाम आपके सामने आता है सूर्यमल मिश्र। संपूर्ण, ये बात भी याद रखना, संपूर्ण राजस्थान में वो रियासत या वो स्थान कौन सा था जहां पर जो जो ये विद्रोह भड़का उसको जन विद्रोह या मुस्लिम विद्रोह बोला गया। जन विद्रोह अथवा मुस्लिम विद्रोह कहां पर हुआ? मेरे नेटिव स्टेट कोटा के अंदर। एक बार यहां तक की बात को इत्मीनान से देखिए और मुझे कंफर्म करिए। एक बार सभी लोग यहां तक की बात को ढंग से देख लीजिए। इसके बाद मैं इस चैप्टर को खोलकर आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। मोटी मोटी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो सब मैंने आपके सामने इस समय प्रोवाइड कर दी हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं निकाल सकता था इस अध्याय से, अब मैं सिलसिलेवार ढंग से इस अध्याय को आपके सामने लेकर आऊंगा। तो पहले जल्दी से आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, पढ़कर मुझे कंफर्म करिएगा कि यहां तक की सारी बात आपको समझ में ठीक से आई है या नहीं आई है। तैयार हैं आप सब लोग? आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि अब अपनी जो कहानी स्टार्ट होगी वो प्रॉपर नसीराबाद से स्टार्ट होगी। तो ये तो एक तरह का क्विक रिवीजन था जो मैंने आपके सामने रखा असल में, और अब मैं इसको सिलसिलेवार ढंग से इस पूरी कहानी को आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलिएगा, अपन अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। जिस समय क्रांति आरंभ होती है, इस बात को अच्छे से समझिएगा, जिस समय क्रांति आरंभ होती है उसके पूर्व संध्या पर ठीक पहले एक प्रशासनिक फेरबदल होता है संपूर्ण राजपूताने में। असल में ये बात को याद रखिएगा, जो 15वीं एनआई टुकड़ी थी जिसके अंदर बंगाली सैनिक ज्यादा थे, ये शुरुआत में अजमेर के अंदर नियुक्त थी। तो जब बंगाल की जो क्रांति की जो घटना घटी 29 मार्च 1857 की, बैरकपुर की छावनी वाली घटना जिसमें मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों को गोली मार दी थी, और जब ये खबर नसीर मतलब राजस्थान तक आई तो ब्रिटिश अधिकारियों ने अजमेर जो इनका प्रशासनिक मुख्यालय था उसको इस विद्रोह की अग्नि से बचाने के लिए वहां पर नियुक्त 15वीं एनआई टुकड़ी का ट्रांसफर, याद रखना, कहां कर दिया गया? नसीराबाद। और बदले में ब्यावर की जो मेरवाड़ा बटालियन थी, ब्यावर में नियुक्त मेरवाड़ा बटालियन, याद रखना, इसे कहां ट्रांसफर कर दिया था? अजमेर में। यह एक छोटा सा फेरबदल इस समय यहां पर किया गया था। तो आइएगा अब देखते हैं नसीराबाद छावनी। जो पहला जो घटना घटती राजस्थान में, जो आरंभ होता है मामला, वो आरंभ होता है नसीराबाद से।
तो नसीराबाद के अंदर जो क्रांति का आरंभ होता है वो होता है अ, शाम को 4 बजे 28 मई 1857 का दिन था। जो टुकड़ी थी वो थी 15वीं NI टुकड़ी, जो अभी हाल ही में कहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित की गई है, तो आपको आंसर इसका मालूम है, अजमेर से इसको यहाँ पर याद रखिएगा ट्रांसफर किया गया था। जैसे ही ये खबर, ये बात भी याद रखना, उसकी वजह क्या है, अजमेर के अंदर कंपनी का शस्त्रागार भी था। तो अंग्रेज किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि विद्रोह का जो बवाल है वो अजमेर में हो, और इसीलिए इस क्रांति के आरंभ होने से पहले ही अंग्रेजों ने प्रिकॉशंस या सावधानी के तौर पर अजमेर की सुरक्षार्थ कौन कौन सी टुकड़ियां मंगवाई, याद रखना। एक नाम है लेफ्टिनेंट काइनेल। लेफ्टिनेंट काइनेल की अधीनता में मेर रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट काइनेल की अधीनता में मेर रेजिमेंट आती है अजमेर की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा एक दूसरी बटालियन और आती है, इसका नाम है हरमेस्टीज इन्फेंट्री। हरमेस्टीज इन्फेंट्री, ये भी इसकी सुरक्षा के लिए आती है अजमेर के लिए। इसके अलावा 12वीं बॉम्बे इन्फेंट्री, 12वीं बॉम्बे इन्फेंट्री, यह भी आती है। इसके अलावा जोधपुर का सेना नायक कुशलराज सिंघवी, जोधपुर का सेना नायक, याद रखिएगा बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, कुशलराज सिंघवी एक टुकड़ी के साथ, कुशलराज सिंघवी एक टुकड़ी के साथ, याद रखिएगा अजमेर पहुंच जाता है अजमेर की रक्षा के लिए, ताकि नसीराबाद में जो क्रांति हुई उससे किसको किसको बचाया जा सके, अजमेर की सुरक्षा की जा सके। अब आप और चीजें देखिएगा कि अजमेर के अंदर जो विद्रोही नेता था, सॉरी, नसीराबाद छावनी के अंदर जो कि शाम को 4 बजे 28 मई को क्रांति यहाँ भड़की, जो विद्रोही नेता था उसका नाम था बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, ये बात भी याद रखिएगा, बख्तावर सिंह बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने बिल्कुल जो छावनी, जो तोप खाना था छावनी के अंदर, उस पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर जो अंग्रेज 28 मई 1857 को मारे गए, उनका नाम था, जो मारे गए अंग्रेज हैं जरा वो लिस्ट भी देख लीजिए। नसीराबाद में न्यूबरी, कर्नल वैनी न्यूबरी, कर्नल वैनी एवं कर्नल स्पॉटिसवुड, एवं कर्नल स्पॉटिसवुड वुड। तो ये असल में नसीराबाद के अंदर क्रांति का आरंभ होता है। इसके पश्चात क्रांति जो आरंभ होती है वो कहाँ जाती है, नीमच के अंदर। दूसरा जो पड़ाव है, तो विजेंद्र, प्रियंका, राम और सुमित्रा, इस पूरी बात को ढंग से देखिए, समझिए और मुझे कंफर्म करिएगा कि क्या यहाँ तक की बात भी आपको समझ में आ गई है। आप आइडिया लगा सकते हैं पिछली स्लाइड से, यदि मैं देखूं कितना सारा मैटर आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिए, ताकि जो समस्या हम उन्हें यहीं दूर कर लें। इसके बाद जो दूसरी छावनी है जहां पर ये पड़ाव आरंभ होता है वो है नीमच।
जी सुमित्रा। विजेंद्र। भैया आप लोगों को समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा? प्रियंका, राम, सुमित्रा और विजेंद्र। क्योंकि आज क्लास में बहुत कम कम स्टूडेंट्स हैं। समझ में आ रहा है विजेंद्र? राइट। तो सुमित्रा, ये व्हाइट बोर्ड टीचिंग कैसी लग रही है आपको? सुमित्रा जी, इफेक्टिव है? चलिएगा, तो दूसरे नंबर पर जो टुकड़ी है उस टुकड़ी को मैं अब आपके सामने लेकर चलता हूँ। दूसरे नंबर पर जो जो सैनिक छावनी हमारे सामने आती है सेकंड नंबर पर, वो है असल में नीमच। आप लोगों को मालूम है कि संपूर्ण राजपूताने की उस काल में एकमात्र सैन्य टुकड़ी जो राजस्थान से बाहर मौजूद थी, कहां पर? मध्य प्रदेश में। वो टुकड़ी है नीमच टुकड़ी। ठीक है। नीमच टुकड़ी की जहां तक बात है तो यहाँ पर जो क्रांति का जो दिवस है वो है 3 जून 1857। 3 जून 1857 को यहाँ का जो विद्रोही नेता था, जैसे कि आपने देखा था नसीराबाद में विद्रोही नेता बख्तावर सिंह था, यहाँ का जो विद्रोही नेता था वो है हीरा सिंह। हीरा सिंह। और यहाँ पर जो क्रांति का जो आरंभ हुआ वो आरंभ हुआ रात्रि को 11 PM। रात्रि को 11 बजे तोप चलाकर इशारा किया गया था विद्रोहियों को। याद रखना, कहां पर? नीमच के अंदर रात्रि को 11 बजे। कौन सी टुकड़ी के द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया गया? 7वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रात्रि को 11 बजे तोप से गोला दाग कर, इस बात को याद रखिएगा, क्रांति का आगाज किया। विद्रोही नेता हीरा सिंह था। बाद में सूबेदार गुरसेराम ने विद्रोही सैनिकों ने अपना कमांडर बनाया, यानी कि यहाँ पर फिर जो कमांड किया विद्रोही सैनिकों का वो सूबेदार गुरसे राम को यहाँ पर किया। और नीमच से फिर ये जो टुकड़ी है, नीमच से जो 7वीं नेटिव इन्फेंट्री है, फिर ये पलायन करती है भैया जी। और ये पलायन करके फिर जाती है कहां पर? तीसरे नंबर पर देवली। देवली के अंदर। देवली के अंदर। नीमच से आप याद रखिएगा, नीमच में 3 जून 1857 को कैप्टन हीरा सिंह, यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है। देवली बाद में देखेंगे, पहले नीमच को ही देख लीजिएगा। नीमच के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है कि यहाँ पर जो कर्नल एबोट था, इस बात को याद रखिएगा। तो मोहम्मद अली बेग एक यहाँ का सवार था। मोहम्मद अली बेग, उस मोहम्मद अली बेग को ब्रिटिश अधिकारी, कमांडेंट ऑफिसर कर्नल एबोट ये याद दिलाता है कि भैया जब आपकी नियुक्ति ब्रिटिश फौज में हुई थी तो आपने ब्रिटिश फौज के प्रति वफादार रहने की शपथ खाई थी। तो उस शपथ का क्या होगा जब आप विद्रोही सैनिकों का साथ दोगे? तो मोहम्मद अली बेग ने शानदार एक जवाब के द्वारा चांटा, करारा चांटा मारा कर्नल एबोट को कि जब आपने 1856 में आपके बाप डलहौजी ने अवध के नवाब को, वजीरुद्दौला को अपदस्थ करके जो अवध का जो 13 फरवरी 1856 को जो अतिक्रमण कर लिया था, उसको जो विलय कर लिया था, क्या वो न्यायोचित था? यदि वो न्यायोचित था तो मेरा कृत्य भी न्यायोचित है, और यदि वो गलत था तो माफी मांगो और अवध को वापस लौटाओ। यकीन मानिए, मेरी जो बंदूक का जो मुख होगा वो किस तरफ खुल जाएगा? विद्रोहियों के सामने खुल जाएगा। ये कहकर उसने कर्नल एबोट को गोली मारी, मोहम्मद अली बेग ने। मोहम्मद अली बेग, यहाँ पर ये एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने आता है। अब नीमच छावनी के विद्रोह को दबाने के लिए सहायता मांगी जाती है मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, जो मेवाड़ जो पास में रियासत है उसके कैप्टन शोवर्स को। याद रखिएगा। अब कैप्टन शोवर्स नीमच छावनी की तरफ आगे बढ़ता है। तो कैप्टन शोवर्स अपने साथ बेदला के राव बख्त सिंह, याद रखना, बेदला के राव
भक्त सिंह प्लस अर्जुन सहीवाल को लेकर, अर्जुन सहीवाल जो कि मेवाड़ का सेना नायक है, इसको लेकर जो आपके सज्जन हैं कैप्टन शोवर्स, ये नीमच की तरफ आगे बढ़ते हैं। उधर नीमच से जो 40 जो जो बच जाते हैं, क्या कहना चाहिए इसको, अपने अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चे, वो फिर नीमच से निकल जाते हैं बाद में, यद्यपि उनको, लेकिन इस घटना को बाद में लूंगा। सबसे पहले मुझे कंफर्म करिएगा यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, ताकि मैं अगली स्लाइड को खोलूं फिर आपके सामने। पहले ये बात कंफर्म कर दीजिए कि क्या यहाँ तक का मैटर समझ लिया आप लोगों ने। 3 जून को नीमच के अंदर विद्रोह भड़कता है, कैप्टन शोवर्स को बुलाया जाता है। कैप्टन शोवर्स अपने साथ मेवाड़ के सेना नायक अर्जुन सहीवाल और बेदला के राव बख्त खान को लेकर आगे बढ़ते हैं। जी विजेंद्र, आपको, जी प्रियंका, राम, सुमित्रा दीदी, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ फिर अपन आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं कि ये भाई मैटर क्या है। अब आप देखिएगा कि जो 40 अंग्रेज, अब दोबारा मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं चीजों को, देखिएगा नीमच जो छावनी है यहाँ पर 3 जून 1857 को क्रांति भड़कती है रात्रि को 11 बजे, और मेवाड़ से याद रखना कौन कौन, कैप्टन शोवर्स, कैप्टन शोवर्स, अर्जुन सहीवाल एवं बेदला का राव बख्त खान। एवं बेदला के राव बख्त खान, ये भैया जी चलते हैं कहाँ, नीमच के विद्रोह को दबाने। ठीक है जी साहब, नहीं चलो इसको बाद में लेंगे, पहले अपन अपनी मूल बात को निकालते हैं। तो नीमच में जो क्रांति भड़की, वो भड़की कितने बजे, 11 बजे रात्रि को 7वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। यहाँ पर भयंकर तरीके से मारपीट मचाई जाती है, और मारपीट मचाकर जो क्रांतिकारी हैं वो नीमच से निकलते हैं। नीमच से निकलकर भैया किस छावनी की तरफ आते हैं, जरा उसे देख लीजिए, देवली कैंट की तरफ। देवली कैंट जहां पर कोटा कंटिंजेंट, याद रखिएगा, कोटा कंटिंजेंट टुकड़ी नियुक्त है, और देवली के अंदर ये पहुंच जाते हैं 4 से 5 जून 1857 की रात्रि और दिन में। यहाँ पर भयंकर तरीके से गदर या लूटपाट मचाई जाती है। आगे देखिएगा, इस यहाँ जो नीमच में जो कत्ले आम मचाया जाता है, नीमच में जो कत्ले आम मचाया जाता है, तो आप यूं देखिएगा कि उस कत्ले आम के अंदर कुछ जो नरेश मतलब जो अंग्रेज हैं, वो साहब बच जाते हैं। आइएगा, तो ये कुल 40 अंग्रेज रहते हैं, 40 ब्रिटिशर्स, स्त्रियों प्लस बच्चों के सहित।
हमने देखा कैप्टन शोवर्स इधर से, कैप्टन शोवर्स फिर इधर से जाता है और जाकर काबू करने का प्रयास करता है किसको, नीमच को। अब जो ये 40 अंग्रेज यहां से भागे हैं, इन 40 अंग्रेजों को डूंगला गांव का किसान रूगाराम, डूंगला गांव का किसान, याद रखना, रूगाराम शरण देता है। आपने देखा कि कैप्टन शोवर्स के साथ अर्जुन सहीवाल एवं बेदला का राव बख्त खान भी जाता है। बेदला के राव बख्त खान को, याद रखना इस बात को, बेदला के राव बख्त खान को जानकारी प्राप्त होती है कि साहब जो ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज कहाँ पहुंचा दिए गए हैं, ये अंग्रेज पहुंचा दिए गए हैं डूंगला गांव के अंदर। तो साहब ये डूंगला गांव के अंदर जाकर बेदला राव बख्त खान अपने संरक्षण में इन 40 अंग्रेजों को, रूगाराम जिसने डूंगला गांव के अंदर नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को शरण दी थी, अपने संरक्षण में लेता है और अपने संरक्षण में लेकर वहां से कैप्टन शोवर्स भी बाद में आके मिल जाता है। तो कैप्टन शोवर्स यहां से निकलकर आते हैं मेवाड़ के अंदर। आप जानते हैं, मैंने कहा इस समय मेवाड़ का राणा कौन है, स्वरूप सिंह। आपने पढ़ा मेवाड़ का राणा स्वरूप सिंह प्रथम राजपूत नरेश था, जिसने इस क्रांति के दौरान सबसे पहले अंग्रेजों को सहायता मुहैया करवाई थी। और मेवाड़ का जो पीए था उसका नाम था कैप्टन शोवर्स। इधर क्या होता है, जरा पीछे की तस्वीर को एक बार और देख लीजिए, तब तक आप लोग इस पूरे चार्ट को ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब पीछे की तरफ क्या होता है, जरा सा ये बात आप लोग देखिएगा। ये जब पूरी टुकड़ी जब कहाँ पहुंचती है साहब, नीमच में पहुंचती है, याद रखिएगा। सो नीमच, सॉरी, देवली पहुंचती है नीमच से। तो आप ये देखिएगा कि देवली के अंदर ये भारी लूटपाट मचाते हैं और फिर ये टुकड़ी यहां से राजस्थान के अंदर जो अलग अलग जो इनके केंद्र थे, ये वहां पर तितर बितर होती चली जाती है 40 अंग्रेजों को लेकर। इन 40 अंग्रेजों को लेकर कैप्टन शोवर्स, याद रखिएगा, कहाँ पहुंचता है, मेवाड़ के अंदर पहुंचता है। मेवाड़ के राणा का नाम अभी मैंने आपको बता दिया, मेवाड़ के राणा का नाम क्या है साहब, स्वरूप सिंह। अब मेवाड़ का राणा, अब ये भी और भी इंपॉर्टेंट है, जो मेवाड़ का जो राणा है स्वरूप सिंह साहब, इन 40 अंग्रेजों को शरण देता है। आप लोग सोचिएगा, इस टीचिंग का लेवल एक बार आप लोग वास्तव में ढंग से देखकर समझिएगा, ता जिंदगी इसके बाद फिर आप लोग कभी भी इन चीजों को नहीं भूल पाओगे, राइट। तो इन 40 अंग्रेजों को बाद में पिछोला झील में स्थित जग मंदिर महलों में, जग मंदिर महलों में शरण दी जाती है, क्लियर। और जग मंदिर महल साहब कहाँ पर है,
जगमंदिर महल असल में झील के अंदर हैं। तो घाट पर जो नावें थी, घाट पर झील के घाट घाट पर जो नावें थी, उन नावों को तोड़ दिया जाता है। और ये जो आपके पिछोला झील में जो विभिन्न ये ब्रिटिशर्स रखे गए हैं, इनकी सुरक्षा का जिम्मा मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह मेहता गोकुल चंद को सौंप देता है। मेहता गोकुल चंद को सौंप सौंप देता है। पीछे से जो कैप्टन शोवर से ये 6 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। नीमच पर 6 जून को अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात घटती है। जब बेदला का राव भक्त सिंह अपने संरक्षण में डूंगला के किसान रूगाराम के यहाँ से 40 अंग्रेजों को लेकर मेवाड़ की तरफ आता है, तो साहब बीच में एक जागीर पर एक एक ठिकाना या जागीर पड़ती है शाहपुरा। यहाँ के नरेश का नाम है राजा धीराज लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी अंग्रेजों की सहायता जो बेदला के राव भक्त सिंह के संरक्षण में थे, अपने दुर्ग के फाटक खोलने से साफ इनकार कर देता है राजा धीराज लक्ष्मण सिंह। ये जो मैंने आपको खजाने का जो नक्शा बताया है, बताइए कैसा लगा? नीमच वाला मामला ठीक से आपको समझ में आया है या नहीं आया है? बताइएगा सारी बात। जी सुमित्रा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से, बहुत करीने से। राम, आप क्या कहते हो भाई? समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़ जाऊं? चलिएगा साहब, आगे देखिएगा। इसके बाद जो क्रांति आरंभ होती है, वो आरंभ होती है कहाँ पर? आउवा ठिकाने पर। आज इस क्लास का एंड मैं आउवा ठिकाने के साथ ही पूरा करूंगा। आउवा पूरा पढ़ाने के बाद इस क्लास का आज का एंड हो जाएगा। ढंग से पढ़ लीजिएगा। मैंने कोशिश करी है आपको इस ढंग से लेने का कि फिर कभी आपको इस चैप्टर में निकट भविष्य में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आवा ठिकाने की यदि बात की जाए, तो आवा ठिकाना पहली बात तो जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो है पाली। जो स्टेट यहाँ पर लगती थी वो थी मारवाड़, यानी कि जोधपुर। जोधपुर के किंग का नाम था उस जमाने में महाराजा तख्त सिंह। जोधपुर का जो पीए था उसका नाम था मोक मैसन। क्लियर है? यहाँ का जो ठिकानेदार था आवा का, उनका नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये बात भी याद रखना,
कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का कोई झगड़ा अंग्रेजों के साथ नहीं था। यदि कोई विवाद था, इस बात को याद रखिएगा, यदि कोई विवाद था तो वो विवाद था असल में वो विवाद था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एवं जोधपुर नरेश तख्त सिंह के बीच में। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को राष्ट्रीय सेनानी के नाम से भी पुकारा गया है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को याद रखिएगा, राष्ट्रीय सेनानी के नाम से भी जाना गया है। यहाँ की जो कुल देवी थी, मैंने पहले ही कहा था, वो असल में थी सुगाली माता। असल में गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि जोधपुर लीजियन टुकड़ी जिसने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, जब वो दिल्ली जा रही थी इस नारे के साथ कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, तो मार्ग में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह पर दबाव बनाने के लिए आउवा ठिकानेदार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के साथ बगावत करने वाली इस जोधपुर लीजियन टुकड़ी, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी, इसको अपने यहाँ पर शरण दी, इस उम्मीद में कि महाराजा तख्त सिंह दबाव में आएगा और मुझे मेरे अधिकार सौंप देगा। लेकिन इसका पासा उल्टा पड़ा और अंग्रेजों को लगा कि हमारे प्रति विद्रोह करने वाले को शरण देने वाला जो व्यक्ति है वो भी विद्रोही है। तो अंग्रेजों ने मोटे तौर पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को भी अपने विरुद्ध मान लिया। ये सबसे बड़ी गलती होगी, जबकि दूर दूर तक ऐसी कोई मंशा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की नहीं थी। लिहाजा इस विद्रोह के पश्चात भी जब क्रांति का आगाज हो गया, सैन्य झड़पें चालू हो गई आउवा ठिकानेदार और अंग्रेजों के बीच में, उसके बावजूद भी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कई बार लेटर लिखे एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कि आप जोधपुर लीजियन टुकड़ी को माफ कर दीजिए, मैं सरेंडर करवा दूंगा। तो कुल मिलाकर इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा जो फॉल्ट, जो गलती हुई ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से साहब, वो क्या हुई कि उसने विद्रोही टुकड़ी को अपने यहाँ पर शरण दे दी। विजेंद्र और सुमित्रा, बाकी सब लोग तो शहीद हो गए हैं, सिर्फ आप दो ही लोग बचे हैं क्लास में। मुझे कंफर्म करिएगा कि क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है अच्छे से? सुमित्रा और विजेंद्र, जी विजेंद्र, सुमित्रा, राइट। अब होता क्या है, जब जब इस बात का जब पूरा कंफर्म हो गया, फाइनली जब कंफर्म हो गया बहुत पूरी तौर पर, तो अंग्रेज आवा तक चढ़ आते हैं। तो ठिकाने जो 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 ठिकाना है क्या बोलते हैं, आवा, वहां पर क्रांति का आगाज होता है एक युद्ध के द्वारा, और वो युद्ध है बिथोड़ा युद्ध। याद रखिएगा, बिथोड़ा युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को जिला पाली में होता है, और ये आवा ठिकाना एवं किस किस के बीच में होता है? ब्रिटिश फौज प्लस जोधपुर की संयुक्त सेना, ब्रिटिश फौज एवं जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच में ये विद्रोह या ये झड़प होती है। और इसी बिथोड़ा युद्ध के द्वारा हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आउवा में क्रांति का आरंभ हो जाता है। आउवा ठिकानेदार यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के समर्थक कौन कौन थे? आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, राइट। इसके अलावा गूलर के ठाकुर बिशन सिंह, इन सब ने साथ दिया आउवा ठिकानेदार का। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो जो घटना मानी जाती है कि जोधपुर का जो ठिकानेदार था, जोधपुर का जो फौजदार था जिसका नाम था अनाड़ सिंह, वो इस युद्ध में
मारा जाता है। इस युद्ध के अंदर मारा जाता है, याद रखिएगा। जिसको आप कहते हैं बिथोड़ा युद्ध। तो बिथोड़ा युद्ध के द्वारा हम आउवा ठिकाने में क्रांति का आरंभ या आगाज मान सकते हैं। आउवा ठिकाने में क्रांति का आरंभ समझ में आया आप लोगों को? सुमित्रा, राम, विजेंद्र। जी, क्योंकि इसमें संयुक्त सेना की पराजय हुई, तो ये अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा मतलब अपमान की बात थी, उनके सौ में अंदर चोट लगने वाली। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने, जो एजी था, उसने गुस्से में आकर इतनी बड़ी बात कह दी थी कि जो जोधपुर के सैनिक है वो विद्रोहियों के इशारे पर नाचने वाले अर्दली हैं। इसके बाद इस अपमान का बदला लेने के लिए एक प्रसिद्ध युद्ध और लड़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं चेलावास युद्ध। चेलावास युद्ध, ये युद्ध लड़ा जाता है, याद रखना, 18 सितंबर 1857 को। ये युद्ध भी लड़ा जाता है पाली डिस्ट्रिक्ट में, पाली जिले में, जो जहां बिथोड़ा युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भी पक्ष वही रहता है, एक तरफ रहती है आउवा की फौज वर्सेस जोधपुर की सेना प्लस अंग्रेज फौज। इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इस युद्ध में AGGR जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं ब्रिटिश फौज की संयुक्त सेना, जो जोधपुर सेना के साथ थे, उसकी कमान संभालने के लिए आता है। तो साथ में फिर जोधपुर का जो PA था, पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर मॉक मैसन, वो भी इस युद्ध में साथ देने आता है। इस युद्ध की सबसे बड़ी जो घटना होती है, धोखे से मेजर मॉक मैसन की विद्रोहियों द्वारा हत्या। विद्रोहियों के द्वारा धोखे से हत्या हो जाती है, भुलावे से मॉक मैसन की। और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन की कटी गर्दन को विद्रोही आउवा दुर्ग के फाटक पर लटका देते हैं। याद रखिएगा, आउवा दुर्ग के फाटक पर लटका देते हैं। मेजर मॉक मैसन का मारा जाना इस युद्ध में निर्णायक था। मनोबल टूटता है अंग्रेजों का, क्योंकि इस पक्ष में गोरे लोगों की तादाद बहुत बड़ी थी, इसीलिए इस युद्ध को काला गोरा युद्ध भी पुकारा जाता है। एक बात यह भी हो गई। यहां से इस बात को याद रखिएगा, एक गीत गाया जाता है कि ढोल बाजे चंग बाजे, भले बाजे बाकियो, एजेंट को मार कर दरवाजा पर टांकियो, जूझे आहुआ ये जूझे आहुओ, मुल्का में ठावो दियो आहुओ। कुछ इस प्रकार का गाना गाया जाता है। जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से वो भागकर निकट के एक गांव में शरण लेता है, जिसका नाम था चूलावास गांव। जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वो चूलावास गांव में भागकर, याद रखिएगा, शरण लेता है। और इधर क्या होता है कि जो इस युद्ध में आवा का साथ किसने दिया? जोधपुर लीजियन टुकड़ी ने।
जो आवा की जो सहयोगी जो टुकड़ी है वो कौन सी है? चलो दिल्ली, मारो फिरंगी का नारा देने वाली जोधपुर लीजियन टुकड़ी। तो चेलावास युद्ध के पश्चात जो 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया है, इसके पश्चात याद रखिएगा जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी है, ये जोधपुर लीजियन टुकड़ी बाद में बहुत अच्छे से करीब से याद रखिएगा, चेलावास युद्ध के पश्चात आसोप के ठिकानेदार शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ रवाना होती है। लेकिन बीच में इस टुकड़ी को कारनाल हरियाणा में कारनाल युद्ध जो कि 16 नवंबर 1857 को लड़ा जाता है, उसमें अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ता है। अंग्रेजों के हाथों याद रखिएगा हार का सामना करना पड़ता है। इस जो जोधपुर लीजन टुकड़ी जो यहाँ से निकलती है, कहाँ से? चेलावास युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को लड़ा जाता है, यहाँ से इसकी पूरी तौर पर हार होती है। क्योंकि चेलावास युद्ध में हार अंग्रेजों के मुंह पे करारा तमाचा था, मॉक मैसन का मारा जाना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की उपस्थिति में। तो अब अंग्रेजों का पूरा ध्यान पूरे भारत में जो प्रमुख स्थल रहे होंगे जिन पर पूरा ध्यान झोंक दिया, उनमें एक आवा ठिकाना था। तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश टुकड़ी पूरी ताकत के साथ जान झोंकती है और हमला करती है। 19 से 24 जनवरी 1858 के बीच में सीधा हमला होता है आउवा दुर्ग पर। स्वाभाविक सी बात है कि आउवा ठिकानेदार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को जब इस बात का एहसास हो जाता है कि अब हम लंबे समय तक बच नहीं पाएंगे, तो आउवा जो ठिकानेदार हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, वो पलायन कर जाते हैं। कहां से? आउवा ठिकाने से। आउवा ठिकाने की रक्षा का जो दायित्व है, याद रखिएगा वो दायित्व, आउवा ठिकाने की रक्षा का दायित्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के छोटे भाई पृथ्वी सिंह के हाथ में आ जाता है। और पृथ्वी सिंह उनका पूरी तौर पर याद रखिएगा कोशिश करते हैं कि उस पर अधिकार हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। 24 जनवरी 1858 को आउवा दुर्ग पर कर्नल होम्स का अधिकार हो जाता है। और कर्नल होम्स यहां से याद रखिएगा 6 पीतल की 7 लोहे की तोपें प्लस सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले आता है। याद रखिएगा जो सुगाली माता की मूर्ति है, चौवन हाथ एवं 10 मस्तक हैं। और वर्तमान में ये प्रतिमा अजमेर के माल घर से निकालकर पाली राजकीय संग्रहालय में स्थित है। पाली राजकीय संग्रहालय के अंदर स्थित है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। आप सब लोग इस मैटर को यहाँ पर एक बार ठीक से देख लीजिए।
अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत निर्वासन में कहाँ-कहाँ रहे। भैया हैंड रेज कर दीजिएगा एक बार मुझे, जब आप लोग, प्रियंका, राम, विजेंद्र, यदि आप लोगों ने पढ़ लिया हो और समझ लिया हो तो। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत सबसे पहले सलम्बूर, मेवाड़ में सलम्बूर के ठाकुर रावत केसरी सिंह के पास जाते हैं। क्लियर? और यहाँ पर ये तात्या टोपे से जो इस समय तक राजस्थान में दस्तक दे रहा है, संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये संपर्क हो नहीं पाता है। वो पूरी तौर पर इसमें असफल रहते हैं। जब बहुत ज्यादा, जब प्रेशर सलम्बुर ठिकानेदार पर पड़ जाता है कि वो ठाकुर मतलब रावत केसरी सिंह जी ठाकुर क्या नाम है कुशाल सिंह चंपावत को सौंप दे, तो उसके पश्चात फिर सलम्बुर से निकलकर मेवाड़ में ही, याद रखिएगा, कोठारिया ठाकुर रावत जोध सिंह, याद रखिएगा, कोठारिया ठाकुर रावत जोध सिंह के फिर के यहाँ पर ये शरण लेते हैं, जो अंतिम समय तक इन्हें शरण देता है। और यहीं पर ये बात भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहीं पर रहते हुए जो जो आपका अम, एक क्या कहना चाहिए, पीछे से कमीशन का गठन करती है सरकार, मेजर टेलर कमीशन। मेजर टेलर कमीशन का जो उद्देश्य है गठन का, वो क्या था कि मॉक मैसन की हत्या की जांच करने के लिए सरकार मेजर टेलर कमीशन का गठन करती है। और न्याय की उम्मीद में जब कोठारिया ठाकुर रावत जोध सिंह के यहाँ पर शरण लिए हुए रहते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, तो फाइनली फिर वो 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, याद रखिएगा, नीमच छावनी में मेजर टेलर कमीशन के सामने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण कर देते हैं। वहां पर उन्हें पूरी छानबीन के पश्चात बाइज्जत बरी किया जाता है, ये कहते हुए कि मेजर मॉक मैसन की हत्या में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कोई भूमिका नहीं है। इनका जो अंतिम समय है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का, याद रखना, अंतिम समय नीमच में व्यतीत होता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का जो अंतिम समय है वो नीमच में व्यतीत होता है, लेकिन फाइनली इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1864 ईस्वी को, याद रखिएगा, उदयपुर के अंदर होती है। तो आज आपने बहुत बड़ा हिस्सा, मेरे लिहाज से आज आपने